हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे उत्पादन के सिद्धांतों की, और उसके अंतर्गत हम अंत में बात कर रहे थे समयावधि में अल्पकाल पर चर्चा कर चुके थे। अब बात कर रहे हैं हम दीर्घकाल की। तो दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन या आगत परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में कोई स्थिर साधन नहीं होता, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अन्य शब्दों में दीर्घकाल में से अभिप्राय समय की उस अवधि से है जिसमें सभी साधनों की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अतः दीर्घकाल में स्थिर तथा परिवर्तनशील साधनों के बीच कोई अंतर नहीं रहता, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। दीर्घकाल में विभिन्न साधनों के बीच समायोजन आसानी से किया जा सकता है। प्लांट का आकार जो अल्पकाल में सामान्यतः स्थिर बना होता है या बंधा होता है, दीर्घकाल में घटाया बढ़ाया जा सकता है। अतः दीर्घकाल में उत्पादन के पैमाने में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। दीर्घकाल सामान्य काल उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन से जुड़ा होता है, परंतु उत्पादन की आधारभूत तकनीक को स्थिर मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दीर्घकाल उस प्रचालन समय से संबंधित है जिसमें अल्पकालीन स्थिर साधनों को बदला जाता है। इसका संबंध किसी विशेष समय अवधि से नहीं होता। अतः दीर्घकालीन अवधि विभिन्न उद्योगों में बदलती रहती है। दीर्घकाल में उत्पादन फलन कार्य के लिए चुनाव का खुला मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि इस अवधि में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अतः दीर्घकाल में फर्म की रुचि सभी परिवर्तनशील साधनों के उन संयोगों के बीच के संबंध से होती है जिनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। अतएव दीर्घकाल में आगतों और उत्पादों के बीच संबंध का अध्ययन पैमाने के प्रतिफल जैसे समान बढ़ते तथा घटते के अध्ययन किया जाता है। पैमाने के प्रतिफल उस समय समान होता है जब उत्पादन में होने वाली आनुपातिक वृद्धि साधन में होने वाली आनुपातिक वृद्धि के बराबर होती है। बढ़ता पैमाने का प्रतिफल उस समय होता है जब उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि साधनों की आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है, और घटता पैमाने का प्रतिफल तब होता है जब साधनों की आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि कम होती है। कोहन और शिवरस्ट के अनुसार उत्पादन फलन एक सीमा संबंध है जो एक फर्म की तकनीकी उत्पादन संभावनाओं की वर्तमान सीमाओं का संकेत देता है। उत्पादन फलन बताता है कि कोई फर्म बिना अधिक आगतों साधनों के प्रयोग किए उत्पादन की ऊंची दर प्राप्त नहीं कर सकती, और बिना उत्पादन की दर घटाए हुए थोड़े आगतों का प्रयोग नहीं कर सकती। उत्पादन फलन यह भी बताता है कि कोई फर्म अपनी उत्पादन की मात्रा को कम किए बिना एक साधन का दूसरे साधन से प्रतिस्थापन कर सकती है, और उत्पादन फलन उस अवधि को भी बदलता है जिसके द्वारा फर्म आगतों साधनों को औसत में परिवर्तन किए बिना एक उत्पाद को दूसरे उत्पाद से प्रतिस्थापन कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि दीर्घकाल में तकनीक स्थिर रहती है। ठीक है, हम उत्पादन फलन की सहायता से समान पैमाने के प्रतिफल को स्पष्ट करते हैं। जैसे सूत्र के रूप में y = फंक्शन ऑफ LKS। यदि सब आगतों LKS की मात्राएं n गुना बढ़ाई जाए तो उत्पादन भी n गुना बढ़ जाएगा, तब उत्पादन फलन यह बन जाता है। अर्थात ny = फंक्शन ऑफ NL.NK.NS। इसे रेखीय और समरूपीय उत्पादन फलन या प्रथम कोटि का समरूप फलन कहते हैं। यदि समरूप फलन k की कोटि का हो तो उत्पादन फलन होगा NKY = फंक्शन ऑफ NL.NK.NS। यदि
के बराबर वह आई है तो यह समान पैमाने के प्रतिफल की स्थिति है होगी। यदि यह एक से अधिक हो तो यह बढ़ते पैमाने के प्रतिफल की स्थिति होगी, और यह एक से कम है तो घटते पैमाने के प्रतिफल की स्थिति। अतः उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। प्रथम कोटि का रेखीय समरूप फलन, इसमें उत्पादन में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में आगतों में परिवर्तन होता है। यदि आगतों को दुगुना कर दिया जाए तो उत्पादन भी दुगुना हो जाएगा, आगतों को आधा कर दिया जाए तो उत्पादन भी आधा हो जाएगा। ऐसा उत्पादन फलन समान पैमाने के प्रतिफल को व्यक्त करता है। एक से कम या एक से अधिक कोटि का गैर समरूपी उत्पादन फलन, इसमें एक से अधिक वाला बढ़ते पैमाने के प्रतिफल और एक से कम घटते पैमाने के प्रतिफल को व्यक्त करता है। अनुभवजन्य उपकल्पना पर आधारित एक महत्वपूर्ण उत्पादन फलन कॉफ डगलस उत्पादन फलन। मूल रूप से अमेरिका में इसका व्यवहार समस्त निर्माणाधीन उद्योगों में किया गया था, परंतु समस्त अर्थव्यवस्था या उसके किसी एक भाग पर भी उसका व्यवहार किया जा सकता है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन निम्नलिखित होता है। Q = KLAC ब्रैकेट के 1 - A। यहाँ Q उत्पादन, L श्रम की मात्रा, C लगाई गई पूंजी की मात्रा, K तथा A <1 धनात्मक स्थिरांक है। इसका फलन को रेखीय यथा समरूप उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ C और L के घातांक का जोड़ 1 होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन। अल्पकाल में किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं का उत्पादन करने के लिए स्थिर साधन की एक दी हुई मात्रा के साथ परिवर्तनीय साधनों की अधिक या कम मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में उत्पादन की 3 महत्वपूर्ण धारणाएं हैं। नंबर 1 कुल उत्पादन, नंबर 2 औसत उत्पादन और नंबर 3 सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन अर्थात टोटल प्रोडक्शन, टीपी एक परिवर्तनशील साधन का कुल उत्पाद वह अधिकतम मात्रा है जो उस साधन की एक दी हुई मात्रा का स्थिर साधन के साथ प्रयोग करने पर उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है एक साधन, कहने का तात्पर्य है कुल उत्पादन एक साधन की साथ स्थिर साधनों के प्रयोग से जो उत्पादन होता है संपूर्ण, उसे कहते हैं। नंबर 2 औसत उत्पादन अर्थात एवरेज प्रोडक्शन, एपी। परिवर्तनशील साधन के औसत उत्पादन से अभिप्राय उत्पादन की उस मात्रा से है जिसका अनुमान कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की प्रयोग की जाने वाली कुल इकाइयों से भाग देकर लगाया जाता है। इसके द्वारा परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक इकाई का औसत उत्पाद ज्ञात होता है। सूत्र के रूप में AP = TP/L। यहाँ AP औसत उत्पाद, TP कुल उत्पाद, L श्रम परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की कुल इकाई। औसत यहाँ औसत उत्पाद परिवर्तनशील साधन की उत्पादकता का सूचक है। ठीक है, अर्थात प्रति इकाई साधन की उत्पादकता। अब बात आ रही है सीमांत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट। परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद उस साधन की एक अधिक या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। अन्य शब्दों में सीमांत उत्पाद परिवर्तनशील साधन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के कारण कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन की दर को मापता है। सूत्र के रूप में MP मार्जिनल प्रोडक्ट = ΔTP/ΔL। यह डेल्टा परिवर्तन का सूचक है। संकेत की बात करें तो MP सीमांत उत्पाद, ΔTP कुल उत्पाद में परिवर्तन, ΔL परिवर्तन साधन जैसे श्रम में परिवर्तन। कुल उत्पाद TP, सीमांत उत्पाद MP तथा औसत उत्पाद AP की धारणाओं को हम निम्नलिखित इस सारणी द्वारा भी बता सकते हैं। जैसे भूमि की इकाइयाँ हैं जो हेक्टर में 1, 0, 1, 1, 1, 1। श्रम की मात्रा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कुल उत्पाद है 0,
2, 5, 9, 12, 14, 15, 15, 14 सीमांत उत्पाद होगा कि अगले वाले में से पिछली को घटाते जाओ। 0, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 और -1। औसत उत्पाद होगा 0, 2, 2.5, 3, 3, 2.8, 2.5, 2.1, 1.7। तो इस तरह से हम इसे एक सारणी के द्वारा भी समझा सकते हैं। अब बात आती है सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद के मध्य संबंध। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो औसत उत्पाद बढ़ता है, पहली बात। दूसरी बात, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है तब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, दूसरी बात। नंबर 3, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद गिरने लगता है। और नंबर 4, जब सीमांत उत्पाद धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, जबकि औसत उत्पाद सदैव धनात्मक होता है। नोट, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद के बीच के संबंध को हम आगे बताएंगे। ठीक है, ये बात हुई हमारी औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बारे में। उसको समीकरण के टेबल के द्वारा बताया, इनके संबंध बताया। अगले वाले लेक्चर में हम उत्पादन के नियमों की बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।